नमस्कार दोस्तों। अब एक बार फिर यह तय हो गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी होगी। बीजेपी को अपने दम पर भले बहुमत न मिला हो, लेकिन एनडीए के घटक दलों के दम पर, नायडू और नीतीश की बैसाखी के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे 9 तारीख। अब नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के घटक दल, वो दल जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ, ताकत के साथ चुनाव लड़ा, वो दल अब क्या करेंगे? वो विपक्षी सांसद जिनकी ताकत जरूर बढ़ी लेकिन सत्ता से बाहर हैं, उनके सामने नरेंद्र मोदी फिर से चुनौती के तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वो इंडिया गठबंधन के घटक दल के सामने अब चुनौती क्या होगी, उनकी रणनीति क्या होगी, और यहां से अगर प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म की शुरुआत करते हैं तो मोदी के सामने चुनौती क्या होगी, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, बहुत मुखर हैं। खास परिचय ये भी है कि संजय सिंह वो सांसद हैं जिन्होंने राज्यसभा में मोदी अडानी भाई भाई सबने मिलकर खाई मलाई, अगर मुझे याद है, इस तरह के नारे लगाए और नारों का शोर इतना गूंजा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देने आए, उनके भाषण के बीच में नारे गूंजते रहे और उन नारों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच संसद के कैमरे में रिकॉर्ड या दर्ज होता रहा, और उसके बाद हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बीच ऐसे नारे लग रहे थे। लेकिन उसकी सजा मिली। बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को अलग अलग ढंग से, संजय सिंह भी शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनकर सलाखों के पीछे गए, 6 महीने जेल में रहे, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन चुनाव के दौरान लगातार मुखरता से फिर प्रधानमंत्री मोदी उनकी सत्ता से सवाल पूछते हुए, घेरते हुए, लगातार भाषण देते हुए आज हमारे साथ हैं, तब जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार के मुखिया बन गया। संजय सिंह जी, अब पहला सवाल तो फिर यही है कि ऐसा लगा था कि आप लोग रोक लेंगे मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से, रोक नहीं पाए और अब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अब आपकी रणनीति क्या होगी? अब क्या करेगा इंडिया गठबंधन? देखिए, पहले तो मैं वो नारा थोड़ा सा संशोधित कर दूं। आपने तो बिल्कुल सही बोला था, लेकिन थोड़ा सा उसमें मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, ये नारा मैंने लगाया था, और जिसके कारण से मुझे सस्पेंड किया गया था, बाहर किया गया था। उसके बाद मणिपुर का मुद्दा आया, उसमें भी सस्पेंड किया गया था। तो मेरा इतिहास भी बताया गया पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा कि 56 बार ये 6 साल के अंदर बेल में गए हैं और इन्होंने बकायदा अभियान चलाया है सरकार के खिलाफ। तो मुझे लगता है हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, जितना लड़ सकते थे लड़ा इनसे, चुनाव में भी जितना इनके खिलाफ बोल सकते थे, इनकी सच्चाई बता सकते थे, बताया। लेकिन दुर्भाग्य से देश के चौथे स्तंभ ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और मैं कोई आपके चैनल पे बैठा हूं इसलिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं खुलेआम सीना ठोक के बात कह रहा हूं कि अगर YouTube के चैनल्स नहीं होते तो इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव तैयार नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी को भगवान बना के प्रस्तुत किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, और उनके भगवान की छवि को, असलियत को अगर दिखाने का, उसको छवि को तोड़ने का और असलियत को दिखाने का काम किया तो YouTube चैनल्स ने किया, आप जैसे लोगों ने किया। तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जहां तक प्रश्न है कि वो रुके नहीं, उनका अहंकार, उनका दंभ, उनकी तानाशाही, उनके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश, उनके संविधान को खत्म करने की कोशिश, उनके महंगाई और बेरोजगारी पर जनता ने अपना जनादेश दिया है। हाँ, उड़ीसा जैसे राज्यों से ऐसी संभावना नहीं थी कि एक तरफा बीजेपी के पक्ष में, वो किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी के पक्ष में ऐसा वहां पे 20 सीटें वहां आ जाएंगी। बिहार में और दिल्ली में तो मतलब दिल्ली में हम लोगों को एक भी सीटें नहीं मिली, ये भी उम्मीद से अलग रिजल्ट आया। बिहार में थोड़ा और ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, वो नहीं पूरी हो पाई, अन्यथा ये हो जाता। कर्नाटका में भी थोड़ी सीट बढ़ सकती थी, अन्यथा इसी बार हो जाता। लेकिन अब जो वो सरकार चलाएंगे वो वैसाखी की सरकार होगी, वो नरेंद्र मोदी की 303 वाली सरकार नहीं होगी।
वो हर बात पे मुसलमानों को गाली देने वाली सरकार नहीं होगी। वो हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाने वाली सरकार अब शायद उस तरीके से सीना ठोक के ना चला पाए। जिस तरह से सांसदों को ये लोग संसद के अंदर अपमानित करते थे, विपक्ष के लोगों को गालियां देते थे, किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते थे। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसदों को सस्पेंड करके बाहर किया इन लोगों ने। तो जो जिस तरह से ये लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि उस पर अंकुश लगेगी। और अगर अंकुश नहीं भी लगेगी तो अंदर और बाहर दोनों तरह की चुनौतियों से इनको निपटना पड़ेगा। बाहर हम लोग विपक्ष की भूमिका में है और अंदर इनके साथ भी कुछ ऐसे दल हैं जिनका कमिटमेंट समाज के अलग अलग वर्गों के साथ है। जातीय जनगणना का विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम करते हैं, आरक्षण का विरोध उनकी पार्टी खुलेआम करती है। मंडल कमीशन के खिलाफ इन्होंने बीपी सिंह जी की सरकार गिराई थी। इन्होंने दलितों के, शोषितों के, आदिवासियों के आरक्षण का विरोध किया। मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण इस देश के अंदर खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब इन चीजों पर पुरानी बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है सर। लगाते रहे कि ये लोग आरक्षण के दुश्मन है, उसमें मुस्लिम की घुसपैठ करेंगे। संविधान की जहां तक बात है तो मोदी जी तो कल संविधान को माथे से लगाते हुए दिखे। कल तो मोदी जी देने तो जा रहे हैं 4%। नहीं, मोदी जी मुसलमानों को 4% आरक्षण देने तो जा रहे हैं। पूछिए ना सवाल उनसे। मोदी जी मुसलमानों को 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश में देने जा रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछिए। ये मोदी जी अरे क्यों? क्या चंद्रबाबू नायडू नहीं, नायडू जी मोदी जी से अलग है? नायडू जी मोदी जी से अलग है क्या? जो काम और क्या वहां पे बीजेपी नहीं है सरकार में क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं अजीत अंजुम जी? जब घोषणा पत्र सीटें आई है तो बीजेपी के बिना 2/3 बहुमत है चंद्रबाबू नायडू को, ठीक है, सरकार में। जब घोषणा पत्र वहां पे जारी हुआ, घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र वहां एनडीए चुनाव लड़ा है। हम लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वहां मोदी, चंद्रबाबू नायडू जी और पवन कल्याण जी, तीनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और मिलकर जनता के बीच में गए हैं और मिलकर कहा है कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। मिलकर कहा है कि अलग अलग तरीके से 1 लाख रुपए हज की यात्रा के लिए देंगे और तमाम तरह की सब्सिडी देंगे। इमामों को तनख्वाह देंगे, इमामों की तनख्वाह देंगे, ये बोला है वहां पे। तो ये तो मोदी जी का दोहरा चरित्र हो जाएगा। दिल्ली में इमामों की तनख्वाह का विरोध करते हैं, आंध्र प्रदेश में इमामों की तनख्वाह देने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो वो तमाम इनका जो खुलेआम नफरत वाला एजेंडा चलता था, इसको मारो, इसको पीटो, यहां इसको लिंचिंग कर दो, यहां 1 लाख की हत्या कर दो, तो वो सब चीजें अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी भाजपाइयों की चलेगी। उनको अंदर से भी विरोध का सामना करना पड़ेगा और बाहर से भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जो इस देश का माहौल इन्होंने बिगाड़ा, भाजपाइयों ने पिछले 10 साल के अंदर बर्बाद किया इस देश को, उस पर अब अंकुश लगेगा। और मैं इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती मानता हूं कि भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है जहां की जनता ने कहा हम मिल के रहना चाहते हैं, तुम्हारी गुंडागर्दी के हिसाब से हम नहीं रहना चाहते। और किसके सगे हैं अजीत अंजुम जी? किसके सगे हैं? किसको छोड़ा इन्होंने? क्षत्रियों को गाली दिया, उनकी मां बहनों को, मुसलमानों को गाली दिया, सिखों को गाली दिया, ईसाइयों को गाली दिया, बौद्धिस्टों को गाली दिया, मराठों को गाली दिया, जाटों को गाली दिया, पहलवानों को गाली दिया, किसानों को गाली दिया और अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। लेकिन ये तो मान लीजिए फ्रिंज हिंदुओं के नहीं, सुन लीजिए, ये गंभीर मसला है, सुन लीजिए इसको। हिंदुओं को गाली दे रहे हैं या सुन तो लीजिए सर, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। मैं क्या आपको इसमें कोई दुविधा है कि इन्होंने किसानों को गाली दी थी कि नहीं दी थी? खालिस्तानी कहा था, पाकिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था। एक जो सांसद अभी थप्पड़ खाई है, मुझे लगता है उनको थप्पड़ नहीं खाना चाहिए था, हिंसा में मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो अभी थप्पड़ खाई है सांसद, उन्होंने आतंकवादी तक कहा किसानों को। कहा 100-100 रुपए लेके बैठते हैं वहां पे जो महिलाएं बैठती हैं और जो लोग आंदोलन में, किसान आंदोलन में जाते हैं। ये बीजेपी की मानसिकता है।
इन्होंने कील गाड़ी किसानों के सामने, दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनके साथ व्यवहार किया। अब क्या कर रहे हैं? अयोध्या के लोगों को मां बहन की गालियां, हिंदुओं को मां बहन की गालियां। ये मुझे तो मतलब कहना नहीं चाहिए, किसी के दुनिया में किसी के सगे नहीं है ये लोग, दुनिया में किसी के सगे नहीं है। इस पर हम इनको बात जो करते जो हैं। पाल के बढ़ाएगा उसको ये बर्बाद करेंगे। इस पर हम बात जो करते भी हैं, इनको पाल के बढ़ाएगा उसको। अब ये हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आगे एक दो सवाल पूछने से पहले दर्शकों को सिर्फ अपडेट कर दें। संजय सिंह जो आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल ये लगातार कल से सवाल उठ रहा है, परसों से ही, कि वहां अगर बीजेपी साझेदारी में एनडीए के साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का ये मैनिफेस्टो है जिसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण का जिक्र है, मुस्लिम जो इमाम होते हैं मस्जिदों के इमामों की सरकारी नियुक्ति, उनका मासिक वेतन 10,000 बढ़ाकर करना है, 50 वर्ष से अधिक मुस्लिमों को पेंशन देने की बात है, प्रमुख शहरों में ईदगाह और कब्रिस्तानों के लिए जगह बनाने की बात, जगह आवंटित करने की बात है, नया हज हाउस बनाने की बात है। ये सारे दावे वादे किए गए दरअसल टीडीपी की तरफ से। और प्रधानमंत्री की शैली अगर देखें तो पूरे चुनाव में वो एक तरह से ऐसा भाषण दे रहे थे कि इनकी सरकार, अगर इंडिया गठबंधन की, इंडी बोलते हैं वैसे तो, इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो आपकी संपत्ति, आपका जायदाद, आपका मंगलसूत्र, आपके जेवर भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, ये सब कहते रहे। तो उसी का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं कि अब क्या करेगी बीजेपी। टोटी 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 भूल गए आप, टोटी। हाँ, टोटी खोल के दे देंगे, बैंक खाते से पैसे भी निकाल लेंगे, बिजली भी काट लेंगे, ये सब प्रधानमंत्री कहते रहे। तो उसी का तो जिक्र दिमाग में तो टोटी भरा हुआ है, तो टोटी की ही बात करेंगे और क्या बात करेंगे लोग। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था संजय सिंह जी, आप लोग अब क्या करोगे? ये सवाल है कि भाई सरकार तो उनकी बन गई ना, और ये और इनके नफरत के जहां आप बैठे हैं आम आदमी पार्टी, वहां भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। ठीक है, बीजेपी को 272 से 30 सीटें, 32 सीटें कम आ गई, लेकिन सरकार तो बन रही है उनकी। तो इनके नफरत के होगी, आप लोग अब क्या करेंगे? इनके नफरत के एजेंडे की 2 घटनाएं और आप भूल गए। एक तो इनके एक नेता ने, बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था, और दूसरा अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। जब अपना घर खाली किया तो इन लोगों ने गंगा जल से धुला और अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने चले गए। सोचिए कितना ज्यादा ये लोग नफरत करते हैं पिछड़ों से, अपमानित करते हैं किस तरह से लोगों को, कि मंदिर को धुला। क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, उनका मंदिर जाने का हक सिर्फ आप लोगों को, मुस्लिम चले गए थे, जो हाफ पैंट पहन के घूमते हैं संगी, उनका ही हक है खाली। बिल्कुल नहीं, जो हाफ मंदिर जा सकते हैं। अब हालांकि फुल पहनने लगे तो खाली वही मंदिर जा सकते हैं। मंदिर अगर अखिलेश यादव चले गए अपनी पत्नी के साथ पूजा करने, तो अब गंगा जल से मंदिर को धुलेंगे? ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। ये किसी के सगे नहीं है, मैं बता तो रहा हूं आपको। अब हिंदुओं को गाली दे। संजय सिंह ठीक है, अब आगे की बात, भाई सरकार तो बन रही है ना, तो मैंने आपको एक बात कहा, ठीक है सरकार बन रही है, ठीक है बात, ठीक है आपकी बात मान ली, सरकार बन रही है। सरकार चलेगी कितने दिन? कितने दिन चलेगी? इनको अंदर और बाहर दो। तो नीतीश कुमार ने मोदी जी के पांव छुए वहां सबके सामने, पूरे सेंट्रल हॉल में सार्वजनिक तौर पर, और कहा हम हर हाल में इनके साथ हैं, जो चाहेंगे, जैसे करेंगे, जो करेंगे हम इनके साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कही दिया, अच्छा तो वो भी बयान दिखा दीजिए, बढ़ना है, हम इनके साथ हैं। तो वो भी बयान दिखा दीजिए अपने टीवी चैनल पे, जो कहा था कि इस जन्म में तो अब हम दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो भी दिखा दीजिए। तो चाचा है, चाचा का हृदय परिवर्तन कब हो जाएगा इसको आप कैसे जान लेंगे? हृदय है, हृदय परिवर्तित होता रहता है समय समय पे। उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते या हम नहीं लगा सकते। राजनीति में जैसी परिस्थितियां बनेंगी वैसा निर्णय लेंगे नीतीश कुमार जी। क्या अभी जाति जनगणना का सवाल है, यूसीसी का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, तमाम सवाल है। अभी अग्निवीर का सवाल है, यूसीसी का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल है। अभी ये सवाल जब जेडीयू रखेगा इनके सामने तो कितनी बार, बिहार को स्पेशल पैकेज देने का सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल है। अब इन बातों पे आगे क्या क्या होगा वो तो इंतजार स्पेशल पैकेज का भी सवाल है, जिस पर 2018 में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर चले गए थे।
ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश में भी सवाल है, आंध्र प्रदेश में भी सवाल है। तो इन सब प्रश्नों पर क्या रवैया रहेगा बीजेपी का, ये निर्भर करेगा कि सरकार कितने दिन चलेगी। क्या सरकार बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने भी की थी, या मतलब देखिए वो चीज एक कैमरे पे बता तो दिखा नहीं, लेकिन क्या जो आप लोगों की बैठक हुई उसमें कुछ इस तरह की कोशिश करने, इस पर कोई विचार हुआ? सार्वजनिक तौर पर भले बयान हुआ कि अभी हम वेट एंड वॉच के उस पर हैं, तो जो सार्वजनिक तौर पे बयान हुआ वो राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और सही समय पर सही निर्णय लेने का फैसला हुआ है इंडिया गठबंधन की बैठक में। अब राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने का मतलब है कि एनडीए के भीतर क्या चलेगा, उसके हिसाब से उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे हम लोग। अभी जैसे स्पीकर का सवाल, स्पीकर का चुनाव सबसे पहला टेस्ट होगा। स्पीकर के चुनाव में टीडीपी, जो अखबारों में और टीवी चैनल्स पे खबरें सुनने में मिलती हैं कि टीडीपी चाहती है कि स्पीकर उनका हो, और हर व्यक्ति जो संसद में है विपक्ष का, वो ये चाहता है कि बीजेपी का स्पीकर ना हो। क्यों चाहता है जीत अंजुम जी? दो कारणों से। एक तो ये लोग पार्टियां तोड़ने में मास्टर हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में पार्टी तोड़ी, मध्य प्रदेश में तोड़ी, उत्तराखंड में तोड़ी, अरुणाचल में तोड़ी, गोवा में तोड़ी। तो पार्टियों का जोड़ तोड़, पंजाब में हमारी पार्टी तोड़ी, एक सांसद एक विधायक तोड़ के ले गए। तो पूरे देश में ये तोड़फोड़ करने का काम करते हैं। राजस्थान में इन्होंने कोशिश की थी। तो इसलिए सभी चाहते हैं, गैर भाजपाई दल, कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। 150 सांसद भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार संसद से सस्पेंड किए गए, बाहर निकाले गए। तो कल को अगर बीजेपी का सांसद बन जाएगा, संविधान को इनको ध्वस्त करना है, बदलना है, और विपक्ष के सारे सांसदों को और एनडीए के भी जो सांसद विरोध कर रहे होंगे उनको पकड़ के मार्शल से बाहर करवा देंगे स्पीकर महोदय, तो कोई भी बिल पास कर लेंगे। तो इसलिए स्पीकर का चुनाव पहला टेस्ट होगा। उसमें इंडिया गठबंधन के दलों को भी सोचना पड़ेगा। मुझे कोई आधिकारिक ना बयान देने का अकेले अपने तरफ से बयान देने का कोई हक है पूरी इंडिया गठबंधन के दल से, ना मैं उसको कर रहा हूं। लेकिन पहला टेस्ट ये होगा कि क्या टीडीपी का स्पीकर बीजेपी बनाती है, और अगर बीजेपी स्पीकर टीडीपी का नहीं बनाती, टीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी या नहीं करेगी, और अगर वो खड़ा करती है अपना कैंडिडेट, तो इंडिया गठबंधन के दलों की क्या भूमिका होगी। और मेरा अपना यह मानना है कि बीजेपी का स्पीकर कतई नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी के समर्थन के बगैर भी टीडीपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो सारे दलों को उसे जिताना चाहिए। अच्छा, सारे दलों को। ये आप ऑन रिकॉर्ड एक प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की तरफ से ये ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कह रहा हूं कि गैर भाजपाई टीडीपी का अगर कोई स्पीकर के लिए कैंडिडेट खड़ा होता है तो सबको मिलकर उसे जिताना चाहिए। बीजेपी का स्पीकर सदन के लिए, राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जो हमने पिछली बार देखा, 150 सांसदों को भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार सस्पेंड किया गया था। वो कोई सामान्य घटना नहीं है। उससे सबक लेते हुए स्पीकर जो है वो अपनी पार्टियों को बचाने के लिए और बाकी परिस्थितियों को देखते हुए स्पीकर जो है वो टीडीपी का होगा तो ठीक रहेगा। लेकिन वो तो टीडीपी तय करेगी ना। आपको टीडीपी अभी नीतीश कुमार या नायडू अगर पंगा ही नहीं लेना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि उनको कुछ जो वहां स्पेशल पैकेज, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो देखते हैं परिस्थितियां क्या बनेगी, देखते हैं। अब ये जो मोदी जी का कल भी उन्होंने लेकिन बीजेपी अपने अकेले दम पे स्पीकर नहीं बना सकती। जिन्हें कम बीजेपी अपने अकेले दम पे स्पीकर नहीं बना सकती। तो पता ही है जब 240 सीट है तो कहां से बना सकती है। लेकिन मोदी और बीजेपी का कहना है कि जिन्हें अकेले बीजेपी को जितनी सीटें हैं उससे कम, इतने दल जोड़कर उससे कम जिनकी सीटें हैं वो उछल रहे हैं, और हम एनडीए गठबंधन बहुमत में है और ऐसा लग रहा है कि हार कर भी वो जीत गए। हम तो न हारे हैं न तो हम हारे हैं, और मतलब न हारेंगे न हारे हैं, ऐसा कुछ कल उन्होंने कहा। इसको बिहार में कहते हैं थेथरई, और थेथरई की कोई सीमा नहीं होती है।
एक एक भाजपाई चिल्ला चिल्ला के, नाच नाच के, कूद कूद के कह रहा था 400 पार, 400 पार, 400 पार। कोई मंत्री पूछो 400 पार, प्रधानमंत्री पूछो 400 पार, गृह मंत्री पूछो 400 पार। जो भाजपाई चिल्ला चिल्ला के 400 पार कह रहे थे, 160 सीटें उनकी कम हो गई। 90 या 93 सांसद पिछली बार वाले हार गए। अभी उनको अकल समझ में नहीं आ रही है, उनके दिमाग का ताला अभी भी खुल नहीं रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अहंकार से, दंभ से पीछे हट जाओ, वरना रावण का अहंकार भी नहीं चला, तुम लोगों का अहंकार क्या चलेगा। 240 पे पहुंचे हो, कल को 2 पे पहुंच जाओगे। ये लोकतंत्र है, जनता महान है। यहां लोग बड़े होते हैं। जनता जिसको चाहती है अर्श पे पहुंचाती है, जनता जिसको चाहती है फर्श पे पहुंचाती है। इसलिए 400 का दंभ भरने वालों का दंभ तो टूटा। वो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि बहुमत से वो 32 सीटें कम है। लेकिन अगर ऐसे 32 सीटें कम है तो गठबंधन की सरकार संजय जी इस देश में पहले भी चली है, 96 में भी, 89 में भी, 98, 99, 10 साल में 10 साल में जरा दिखाइए एक मैं तो आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, 10 साल में एक बयान मोदी जी का दिखाइए जिसमें उन्होंने बोला हो कि ये एनडीए की सरकार है। नहीं, बयान तो है, लेकिन वो मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी बोलते रहे। हाँ, तो कहां एनडीए की सरकार कहां थी 10 साल? 10 साल भी तो एनडीए की सरकार थी। आपको पता चला, हमको पता चला, देश के लोगों को पता चला? नहीं पता चला ना। तो 10 साल मोदी की सरकार थी जब तक बहुमत था। अब एनडीए की सरकार हो गई बैसाखी के सहारे। तो ये बात है ना, हो तो गई ना। अब फिर आपके सामने क्या चुनौती है भाई? अभी देखिए दिल्ली में, आपको देखिए दोनों बात है ना, जैसे बार बार मैं कई बार इसका इस्तेमाल करता हूं, आधा ग्लास भरा आधा खाली। तो विपक्ष के सामने भी तो है कि उड़ीसा में बुरा हाल हुआ, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में एक सीट जो जीते थे वो भी हार गए। आपको बिहार में विपक्ष मिली 30, उड़ीसा वाले कहां विपक्ष? दिल्ली में नहीं, उड़ीसा वाले, और उड़ीसा में सर उड़ीसा वाले कहां विपक्ष में थे? एक बिल दिखाइए जिसका विरोध किया हो बीजेडी ने। ठीक है, दिखाइए। बेदखल करके राज्य में भी आ गए और केंद्र में भी सबसे ज्यादा उड़ीसा से। तो ये मिला के मारते हैं, ये मिला के मारते हैं। ये ऐसे सातिर दुश्मन है, ये मिला के मारते हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे को मिला के पीठ में छुरा मारा, उनकी पार्टी तोड़ ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। अकाली दल से जाके पूछिए उनका दर्द। मिला के मारते हैं, ये ऐसा मारते हैं रास्ता मिले। ये तो महाराष्ट्र की जनता महान थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चले वो लोग। उन्होंने कहा गद्दारों को माफी नहीं, इन सबको सबक सिखाया। वरना ये तो मिला के मारते हैं। नीतीश जी की तो पार्टी तोड़ ली थी। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है, नागालैंड या कहां? 6 विधायक थे, 6 के 6 तोड़। स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में था। तो लेकिन ये बात, लेकिन बात तो संजय जी अब ये है, नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 साल सत्ता तो मोदी की है। और मैंने जैसा कि कहा, गठबंधन की सरकारें पहले भी चली है इस देश में। वाजपेयी की सरकार ही जो 99 वाली 5 साल चले, उसमें तो कई घटक दल थे, इतनी सीटें भी बीजेपी को। तो 13 महीने भी तो चली और 13 दिन भी चली है। 13 दिन सर 13 महीने और 13 दिन भी चली और 13 महीने भी। बिल्कुल याद है मुझे, 99 में जयललिता ने सपोर्ट वापस लिया, लेकिन तब वाजपेयी 186 यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी 18-19 महीने चली है। चंद्रशेखर जी की बदल गए थे उसे। अरे चंद्रशेखर जी की सरकार 4 महीने चली है। चंद्रशेखर की सरकार को 52 सांसद थे। यूनाइटेड फ्रंट को 140 सीटों वाली सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, वो समर्थन से चल रहे थे, तो गिरी, सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो मायावती जी की कितने नंबर थे सर? 94 में जब वो बनी थी पहली बार, 94 या 97 में कब बनी थी पहली बार? पहली बार 47 विधायक थे मायावती जी के। उत्तर प्रदेश में 47 विधायक थे, वो मुख्यमंत्री थी। फिर 68 हुए, फिर मुख्यमंत्री बनी। फिर 99 हुए, फिर मुख्यमंत्री बनी। 13 महीने की सरकार चलाई, 6 महीने की चलाई, 4 महीने की चलाई। तो मोदी जी भी 4-6 महीने, साल भर रह लेंगे 240 में। इसमें क्या फर्क पड़ता है?
मैं एक सवाल 5 साल ये सरकार कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। ये सरकार अपना कार्यकाल किसी गलतफहमी में मत रहिए, 5 साल पूरा नहीं करेगी। ये उपद्रवी लोग हैं, ये अपने आचरण को ज्यादा दिन छिपा नहीं पाएंगे। आप मानिए, अभी ये पार्टियों को तोड़ने में लगेंगे, और जैसे ही पार्टियों को तोड़ने में लगेंगे, फिर यही इंडिया गठबंधन ही सबको याद आएगा। आप देखिएगा, आप मेरी बात को, इस बात को याद रखिए, और ये मान के चलिए, ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। जैसे ये सरकार, नहीं, एक मिनट इसी पर, क्या आप अगर ये कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी, तो इसकी बुनियाद क्या है ये कहने की? इसकी बुनियाद भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। इसकी बुनियाद भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। ये अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, अभी पार्टियों को तोड़ने में जुटेंगे अपना 240 का नंबर बढ़ाने के लिए। तब उन लोगों के अंदर खलबली पैदा होगी, और तब हम बैठे हैं इंडिया गठबंधन वाले। इसीलिए हम कह रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसला। वो सही समय 6 महीने में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है, और 2-4 महीने आगे पीछे भी हो सकता है। चलनी तो नहीं है ये सरकार। वाले नजर रखे बैठेंगे कि उधर से नाराज हुए तो कोई पलट के इधर आए तो स्वागत है, इस तरह की सहमति आपस में। जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से तुरंत निर्णय लेंगे हम लोग, तुरंत निर्णय लेंगे। लेकिन संजय जी, जो नंबर है ना, कि आपके जो नंबर हैं उसमें अगर वो 16 और 12, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 12 नीतीश कुमार के 28 आ जाते हैं, तब भी आप बहुमत से नीचे हैं 272 से। तो फिर और जो रेजगारी है, छोटे एक आना तो शुरू हो गया, आना तो शुरू हो गया ना, आना तो शुरू हो गया। एक आया है पप्पू यादव जी जो है जीते हैं, वो भी निर्दलीय, हाँ निर्दलीय जीते हैं। बाकी और जो बाकी लोग भी जीते हैं, उनमें से ज्यादातर आप उठाकर देख लीजिएगा नाम, मेरे पास तो लिस्ट भी है, अगर आप चाहें तो मैं चंद्रशेखर से लेकर तो उसमें से कोई उसमें से बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं है, उसमें से बीजेपी के साथ जाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने इतने घाव दिए इस देश के लोगों को, भाजपाइयों ने इतने घाव दिए हैं, इतने घाव दिए हैं, इतने घाव दिए हैं। इनके साथ जाने से पहले लोग सोचेंगे, इनके साथ जो आदर्श जीत के आए उनमें से जाने वाला नहीं है कोई। एक बाप पार्टी है, उसके एक सांसद जीते हैं राजस्थान से, उनका भी कल मैं बयान सुन रहा था, वो भी इनके साथ जाने वाले। वो एडजस्टमेंट इंडिया गठबंधन का ही है। बांसवाड़ा से जीते हैं राजकुमार रोत, आदिवासी नेता, कांग्रेस ने सीट छोड़ी थी, तो पहले से इंडिया गठबंधन में है। तो अब मेरा सवाल फिर यह है कि अब आप लोगों के सामने क्या चुनौती लगती है? अभी तक भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड, 25 नेता ऐसे विपक्ष के जो बीते कुछ सालों में जो बीजेपी के पाले में चले गए, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बना, सरकारें गिरी, जेल में लोग गए। अब आपके सामने क्या लगता है कि चुनौती है? क्या किया दल बदलुओं का हालत? इस देश की जनता ने क्या किया दल बदलुओं का हालत? सर बताइए ना, क्या किया अजीत पवार की हालत, क्या किया शिंदे की हालत? देख लीजिए आप। तो अगर सद्बुद्धि ना आई हो मोदी जी को, तो मैं तो फिर कह रहा हूं, और यूज करो ईडी सीबीआई, अपने पार्टी को कवर के अंदर पहुंचाओ। हम तो चाह रहे हैं, और इस्तेमाल करो ईडी सीबीआई। अभी 240 पे और 2 तक जब तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक इसी काम में लगे रहो। मैं तो भाजपाइयों को कह रहा हूं, मैं तो भाजपाइयों को खुलेआम कह रहा हूं, अगर तुम्हें लग गया है कि भाई हमने ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करके विपक्ष के लोगों को अंदर जेल में भेज के, पार्टियां तोड़ के बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, तो वो काम आगे भी करो, जिससे 2 सीट पे पहुंच जाओ कम से कम। तुमको इस देश की जनता तुम्हारी औकात सही सही दिखा दे, इसलिए ये काम करो। मैं तो कह रहा हूं, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का इस्तेमाल करो। भाई एक चीज तो तय हो गया ना कि तुम्हारी इन बंदर घुड़कियों से हम लोग डरने वाले हैं नहीं। 6 महीने मुझे जेल में रख लिया, क्या बिगाड़ लिया आपने? 6 महीने आपने जेल में रख लिया, बहुत खुश हो गए, आपने तोप मार दिया, मार लीजिए तोप आप फिर से। हमने क्या बोलना बंद कर दिया क्या, या लड़ना बंद कर दिया, या झुक गए इनके आगे? आपने रखा तो है केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को भी रखा है, सत्येंद्र जैन को भी रखा है। तो अगर आपको लगता है कि आपने बड़ा पवित्र और अच्छा और सराहनीय काम किया है, तो कीजिए आप, तो आपको 2 सीट पे पहुंचाएगी इस देश की जनता। करिए तानाशाही आप। ये कहने से नहीं होता ना, देखिए करिए, भूलिए ना मंदिर। मैं तो कह रहा हूं, जहां पिछड़े जा रहे हैं वहां मंदिर भूलिए आप।
वोट शेयर 37% रह गए ना, सीटें कम हो गई, जहां वोट पिछड़े शेयर जा रहे हैं वहां 3% रह जाएंगे सर, मैं कह रहा हूं आपको। आज 37% है ना, 3% रह जाएंगे। करिए पिछड़ों के मंदिर जाने पे धुलिए आप, मंदिर अखिलेश यादव के जाने पे। और ये सब अगर हो गया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ ने, दिल्ली में क्यों ऐसा हो गया कि साथ के साथ हार गए आप लोग? दिल्ली में तो उसकी आपकी सरकार समीक्षा है, 67 सीट और उसकी बाकी सीट समीक्षा वाली। करेंगे। राजनीति में कई बार जो निर्णय आता है उसमें मैं गाली तो नहीं दे रहे हैं ना हम लोग दिल्ली की जनता को। हम तो कह रहे हैं हम हाथ जोड़ के दिल्ली के जनादेश को स्वीकार करते हुए उसकी समीक्षा करेंगे, जहां कहीं कमियां रह गई हैं उसको ठीक करेंगे। हम गाली थोड़ी दे रहे हैं कि अयोध्या वालों ने हमको हरा दिया, उनकी मां को गाली दो, उनकी बहन को गाली दो, ये थोड़ी कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह का बयान दे रहे हैं बीजेपी के लोग। प्रभु श्री राम की नगरी के लोगों को, उनकी प्रजा को आप मां बहन की गालियां देंगे इसलिए कि आपको हरा दिया? हिंदुओं को आप गालियां देंगे? किसके सगे हो तुम भाई? तुम किसके सगे हो? तुम सबको गाली देते फिरोगे? वो तो ट्रोल है, आईटी सेल के लोग हैं या अरे ये ट्रोल नहीं है, ये ट्रोल ऐसे यही सब पैदा किए हुए हैं, यही भाजपा के पैदा किए हुए बच्चे हैं ये। किसी गलतफहमी में मत रहिए। जो मां बहन की गालियां दूसरों को देते हैं उसको देश का प्रधानमंत्री फॉलो करता है। कैसी बात कर रहे हैं अजीत जी आप? मां बहन की गालियां देने वालों को प्रधानमंत्री फॉलो करता है देश का। शर्म नहीं आती उनको? एक वरिष्ठ पत्रकार की हत्या हुई थी और गालियां दी गई थी, क्या किया था प्रधानमंत्री ने? गौरी लंकेश की बात कर रहे हैं शायद आप, बेंगलुरु में। हाँ, उसको फॉलो करते थे प्रधानमंत्री। कोई सवाल पूछने वाला नहीं। वो भगवान है, अवतार है, महात्मा है, संत है, और मां बहन की गालियां देने वालों को फॉलो करते हैं। जो प्रधानमंत्री खुद मुजरा जैसी भाषा का इस्तेमाल करेगा उसके समर्थक क्या करेंगे? यही करेंगे। कभी मंदिर धुलेंगे, कभी किसी को मां बहन की गालियां देंगे, कभी अयोध्या के लोगों को गालियां देंगे, कभी हिंदुओं को गालियां देंगे। सुनिए कि ना किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वो ट्रोल कह के आप प्रधानमंत्री या बीजेपी इससे आरोप मुक्त नहीं हो सकती। ये भाजपा के द्वारा पैदा किए गए ऐसे लोग हैं, ऐसे गुनहगार और अपराधी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिला है। लेकिन अब तो मेरे ऊपर हमला हुआ था हाथरस में, मेरे ऊपर हमला हुआ था हाथरस में। मैं एक सांसद हूं, मेरी पार्टी के लोग साथ में गए थे और 24 घंटे के अंदर उस बंदे को छोड़ दिया गया। ससम्मान उसको थाने में बैठाया गया। कहां से होता है ये सब? लेकिन अब तो आपने देख लिया ना, कल जीता। संविधान को माथे से लगा रहे हैं, तो अब तो खुश होना चाहिए। संविधान को माथे से लगा रहे हैं प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर। जिस संविधान के नाम पर इतना फैतवा करते रहे, और संसद का क्या किया था? कहते रहे संविधान नहीं बदलेगा। संसद को नमन किया था, संसद बदल दी अजीत अंजुम जी। आडवाणी जी को नमन किया, आडवाणी जी को बदल दिया। संविधान को नमन किया संविधान को बदलने के लिए। एक बहरूपिया प्रधानमंत्री है इस देश में, पहचानिए उसको। आप तो कह रहा है मेरी मां के मरने के बाद मुझे लगा ये बहरूपिया प्रधानमंत्री है। संविधान के साथ छेड़छाड़। हाँ, वो तो क्या करेंगे, ये तो इनके मूल में बसा हुआ है। ये बहरूपिया प्रधानमंत्री, इसकी जो मातृ संस्था है वो तो बाबा साहब के संविधान का 1949 से विरोध कर रही है। कह रहे हैं जब तक मेरी मां जीवित थी तब तक मुझे लगा कि मेरा बायोलॉजिकल जन्म हुआ है, और जैसे ही मां की मृत्यु हो गई तो मुझे लगा कि मैं अवतार हो गया, भगवान हो गया। ऐसे लोगों की बातों का कोई मतलब है? आज संविधान को माथे लगा रहे हैं, कल इसी संविधान को ये कूड़ेदान में डाल देंगे, इनका कोई भरोसा है? अब जरा इंडिया गठबंधन की बात, संजय सिंह जी। लोकसभा चुनाव तो हो गया, चलिए। अब गोपाल राय का चुनाव नतीजे आते ही बयान आ गया कि दिल्ली में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हम विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन उसके बाद अभी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल के आखिर में हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में है। चलिए, वहां आपकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन हरियाणा में तो है। तो क्या मान लें कि ये गठबंधन जो था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था? हरियाणा, दिल्ली या आगे जो भी विधानसभा चुनाव है उसमें सब फ्रेंडली फाइट आमने सामने करेंगे, या अभी एक गोपाल राय ने वाटर टेस्ट के लिए बयान दिया है? देखिए, अलग अलग परिस्थितियों पे अलग अलग निर्णय
होता है राजनीति के अंदर। अगर आप बयान की बात करेंगे तो पहला बयान उनके जो अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उनका बयान आया था। उनका बयान भी पढ़ लीजिए क्या आया था दिल्ली के संदर्भ में। तो उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पहला बयान देवेंद्र यादव जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कोई गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बयान उनका आया, उसके बाद गोपाल राय जी का बयान आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए। और देखते हैं, प्रधानमंत्री पद पर कल ताजपोशी होगी। आज अखिलेश यादव की दिल्ली में बैठक है और हमारी भी नजर होगी कि क्या होता है इस ताजपोशी के बाद। आगे जो इंडिया गठबंधन की रणनीति है उस पर भी नजर होगी, हमारी भी। और बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए संजय सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।